Hello everyone. Welcome to Prelims Primer Weekly News Analysis by Aptiplus Academy for Civil Services. शुरू करते हैं आज का सेशन। आज की पहली टॉपिक है निधि कंपनीज। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने निधि रूल्स 2014 जिसके अंदर निधि कंपनीज आती हैं उसे अमेंड किया है और उसमें कुछ नए प्रोविजंस डाले हैं। तो पहले हम देखेंगे कि क्या है निधि कंपनीज। बेसिकली निधि जो है ये एक तरीके की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है एनबीएफसी, जिसे कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रिकॉग्नाइज किया गया है। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एनबीएफसीज जो हैं ये इस तरीके की कंपनीज होती हैं दैट आर इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। इसके अलावा ये गवर्नमेंट से शेयर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज़ जो गवर्नमेंट इशू करती है इन्हें भी एक्वायर करती हैं। तो एनबीएफसी जो है ये एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है। इसके अंदर कई सारे इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, कई तरीके के इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं और उन्हीं में से एक है निधि। निधि कंपनीज को लोगों में सेविंग्स की हैबिट को इनकलकेट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। निधि कंपनीज के कई और सारे नाम हैं। फॉर एग्जांपल परमानेंट फंड कहते हैं इसे, या फिर म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी भी कहते हैं। निधि कंपनीज जो है दे आर रेगुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और इसके हमने पहले देखा है कि दे आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन यहाँ पे एक बात नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि निधि कंपनीज जो हैं दे हैव टू कंप्लाई विथ टू सेट ऑफ नॉर्म्स। एक तो है कंपनीज एक्ट 2013 की जो प्रोविजंस हैं उसे फॉलो करना होगा। इसके अलावा कुछ अलग रूल्स हैं, निधि रूल्स 2014, ये अलग रूल्स भी निधि कंपनीज को फॉलो करने पड़ते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि निधि कंपनीज को रजिस्टर करने के लिए आरबीआई के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। आरबीआई हैज स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड दिस कैटेगरी ऑफ एनबीएफसी। बस कुछ क्राइटेरिया हैं, अगर वो फुलफिल हो जाती हैं तो कंपनीज जो हैं वो खुद को निधि कंपनी के रूप में इनकॉर्पोरेट कर पाएंगी। क्या है ये क्राइटेरिया, क्या है ये रिक्वायरमेंट्स, देख लेते हैं। पहली है एक पब्लिक कंपनी होनी चाहिए जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है वो 5 लाख की है। पेड अप कैपिटल यानी जब कंपनीज जो है वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ इशू करती हैं जिसमें प्राइमरी मार्केट में शेयर्स को सेल करती हैं और शेयर होल्डर्स जो हैं वो इन शेयर्स को खरीद लेते हैं, बदले में पैसे देते हैं। तो ये जो अमाउंट पैसे जो मिलते हैं कंपनी को, इसी को कहते हैं पेड अप कैपिटल। पहले रूल था कि कंपनी का पेड अप कैपिटल जो है वो 5 लाख का होना चाहिए, तभी वो निधि लिमिटेड हो सकती हैं। लेकिन रिसेंट जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उसके तहत इस अमाउंट को बढ़ा के कर दिया गया है 10 लाख। मतलब मिनिमम पेड अप कैपिटल होना चाहिए 10 लाख, तभी वो निधि कंपनी के रूप में इनकॉर्पोरेट हो पाएंगी। इसके अलावा कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो प्रेफरेंस शेयर्स को इशू ना करती हो। स्टॉक्स के टाइप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। जो शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस स्टॉक्स को होल्ड करते हैं उन्हें इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले डिविडेंड मिल जाता है, या फिर अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है तो तब भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो हैं उनका क्लेम सबसे पहले रहता है पेमेंट का, रीपेमेंट का। लेकिन निधि कंपनीज के केस में जो कंपनी है वो ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो प्रेफरेंस शेयर्स को इशू नहीं करती हैं, तभी जाके वो एलिजिबल होंगी टू बी इनकॉर्पोरेटेड एज अ निधि कंपनी। इसके अलावा उस कंपनी के लास्ट जो वर्ड्स हैं वो निधि लिमिटेड होने चाहिए जब वो इनकॉर्पोरेट हो रही है। इसके अलावा 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए मिनिमम और 7 मिनिमम शेयर होल्डर्स होने चाहिए। ये सारे क्राइटेरियाज जब मैंडेटरीली फुलफिल हो जाते हैं तभी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो पाएगी एज अ निधि लिमिटेड। इंडिया में सबसे ज़्यादा निधि कंपनीज जो हैं वो साउथ इंडिया में पाई जाती है, स्पेशली तमिलनाडु। अभी तक हमने देखा कि कोई कंपनी अगर निधि कंपनी के रूप में इनकॉर्पोरेट होना चाह रही है तो क्या क्राइटेरिया हैं, लेकिन एक बार इनकॉर्पोरेट हो गई तो उसके बाद भी कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स रहते हैं जिनके साथ स्टिक करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इनकॉर्पोरेट होने के 1 साल के भीतर निधि कंपनी जो है उसकी कुछ कंप्लायंसेस हैं कि उसमें मिनिमम 200 मेंबर्स तो रहने ही चाहिए विद इन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन।
पहले रूल था कि कंपनी जो है उसकी नेट ओन्ड फंड जो है वो 10 लाख होनी चाहिए, लेकिन रिसेंट अमेंडमेंट्स जो हुए हैं उसके बाद नेट ओन्ड फंड्स जो है वो 20 लाख हो जाना चाहिए विद इन 1 ईयर। क्या है नेट ओन्ड फंड्स? जब कंपनी की पेड अप कैपिटल और जो भी कंपनी के रिजर्व्स हैं इसको, इस टोटल से हम कंपनी की जो लॉसेस हैं उसको माइनस करते हैं। इसके अलावा कंपनी के जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस, इसे भी हम माइनस करते हैं पेड अप कैपिटल और इसके रिजर्व से। तो उसके बाद जो अमाउंट निकल के आता है, जो एग्रीगेट, इसी को बोलते हैं नेट ओन्ड फंड। तो 1 साल के अंदर कंपनी की नेट ओन्ड फंड जो है वो 20 लाख तक की होनी चाहिए निधि लिमिटेड की। ये जो नेट ओन्ड फंड है इसको अगर हम कस्टमर्स जो भी अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं निधि में, इससे डिवाइड करें, मतलब नेट ओन्ड फंड बाय डिपॉजिटेड अमाउंट, इससे जो रेशियो निकल के आता है वो रेशियो 1:20 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कम हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा टर्म डिपॉजिट्स जो हैं वो आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट से के 10% से ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। इसमें टर्म डिपॉजिट्स यानी बेसिकली क्या होता है कि निधि कंपनीज कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करती रहती हैं, क्योंकि उसे रेवेन्यू तो जनरेट करना है। तो अनएंकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स में क्या होता है कि वो कुछ डिपॉजिट्स करती हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को। इसमें नोट कीजिएगा कि कोऑपरेटिव बैंक्स या आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक नहीं आते। तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में कुछ ये डिपॉजिट्स करती हैं, टर्म डिपॉजिट्स। तो ये ऑफ कोर्स इसकी एसेट्स हैं। ये डिपॉजिट्स ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के अलावा पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स में भी कर सकती है। तो यही जो अमाउंट डिपॉजिटेड रहता है, ये जो एसेट है, ये 10% से ज़्यादा होनी चाहिए। आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स की 10% से ज़्यादा, मतलब टोटल जो डिपॉजिट्स कर रखा है निधि के साथ, उसकी 10% से ज़्यादा इसे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स या पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करके रखना होगा, एंड इट इज़ एन एसेट। निधि कंपनी की कई सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, एक है, हमने पहले डिस्कस किया कि ये प्रेफरेंस शेयर्स या डेट इंस्ट्रूमेंट्स को इशू नहीं कर सकती, ये चिट फंड में बिजनेस नहीं कर सकती, इंश्योरेंस में नहीं कर सकती, या फिर कोई कॉर्पोरेट बॉडी अगर सिक्योरिटीज इशू कर रहा है तो उनकी एक्विजिशन का काम ये नहीं कर सकती। अपनी सिक्योरिटीज को बेच के किसी और कंपनी को अक्वायर कर लिया और उसके डायरेक्टर्स को भी कंट्रोल करने लगे, ऐसा निधि कंपनीज नहीं कर सकती। ऐसा करने से पहले जो रीजनल डायरेक्टर हैं उनसे अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। निधि कंपनी में इसके जो मेंबर्स रहते हैं, इन्हीं से ये डिपॉजिट्स ले सकती हैं और इन्हें लेंड कर सकती हैं। किसी आउटसाइडर को जो मेंबर नहीं है इसे लेंड नहीं कर सकती और उससे डिपॉजिट भी नहीं ले सकती। किसी मेंबर ने सिक्योरिटी एज अ सिक्योरिटी एसेट्स को अगर रखा है निधि कंपनी के साथ, तो उन एसेट्स को प्लेज कर दिया कहीं और टू जनरेट रेवेन्यू, ऐसा निधि कंपनीज नहीं कर सकती। निधि कंपनीज डिपॉजिट्स लेने के लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती कि यहाँ पे आके डिपॉजिट कीजिए, यहाँ के मेंबर बनिए, ये मनाही है। किसी ब्रोकर को रख दिया, उसे पेमेंट कर रहे हैं या इंसेंटिवाइज कर रहे हैं ताकि जो मेंबर्स हैं उनसे डिपॉजिट्स मोबिलाइज किया जा सके या उन्हें लोन्स ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांट किया जा सके, ऐसा निधि कंपनीज नहीं कर सकती। इस तरीके से ब्रोकरेज पे नहीं कर सकती। हर एक डिपॉजिट होल्डर को मिनिमम 10 शेयर्स इशू करने पड़ेंगे निधि कंपनी को। इसके अलावा शेयर्स को इशू करने के लिए अलग से कोई सर्विस चार्ज भी लीवाई नहीं कर सकती। 2014 की जो निधि रूल्स हैं उसके तहत एक सीलिंग है, मतलब एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर जाके एक्सीड करके लोन नहीं दे सकती, ग्रांट नहीं कर सकती निधि कंपनीज अपनी मेंबर्स को। मेंबर्स को जब लोन दे रही हैं तो उसकी जो इंटरेस्ट है वो 7.5% से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकती निधि कंपनी इन द फर्स्ट प्लेस। एंड सेकेंडली, जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें, तो ये जो डिविडेंड है ये 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा निधि कंपनीज कितना अमाउंट डिपॉजिट में एक्सेप्ट कर सकती हैं, इसके ऊपर भी सीलिंग है। कंपनी की जो नेट ओन्ड फंड है, हमने थोड़ी देर पहले देखा था, नेट ओन्ड फंड की 20 टाइम्स तक की अमाउंट जो है इसे निधि कंपनी एक्सेप्ट कर सकती हैं एज डिपॉजिट्स। जैसे ही 20 टाइम्स ऑफ द नेट ओन्ड फंड ये इससे ज़्यादा एक्सीड कर जाता है अमाउंट, तो
वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर निधि कंपनीज फिक्स डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करे तो इन दैट केस मिनिमम जो पीरियड है वो 6 मंथ्स होना चाहिए एफडी का और मैक्सिमम 60 मंथ्स यानी 5 साल। लेकिन जब ये रिकरिंग डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती हैं तो इन दैट केस मिनिमम पीरियड जो है वो 12 मंथ्स है और मैक्सिमम जो है वो 60 मंथ्स या 5 साल है। इसके अलावा हमने देखा था कि अनएनकम्बर्ड जो टर्म डिपॉजिट है उसकी क्या प्रोविजंस हैं इसके अंदर। डायरेक्टर रिलेटेड भी कुछ रूल्स हैं। फॉर एग्जांपल डायरेक्टर जो है वो अप टू 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स ये अपने ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। रीअपॉइंटमेंट का भी प्रोविजन है, लेकिन रीअपॉइंटमेंट कब हो सकता है? 10 साल का पीरियड जो है एक्सपायर हो गया, फिर उसके बाद 2 साल गया और फिर उसके बाद जाके वो एलिजिबल होंगे फॉर रीअपॉइंटमेंट। कुछ नए रूल्स आए हैं। हमने देखा कि पेड अप कैपिटल का अमाउंट चेंज हुआ है, इट्स 10 lakhs। नेट ओन फंड भी चेंज हुआ है 20 lakhs। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन डाला गया है कि अगर निधि कंपनीज जो है वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना चाहती हैं तो इसके पहले मैंडेटरी है कि उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट को एक प्रायर डिक्लेरेशन देना होगा। इससे पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगी, मिसयूज नहीं होगी। इसके लिए ये सारी प्रोविजंस डाली गई हैं। तो रूल्स ही रूल्स हैं निधि कंपनीज के लिए और अभी कुछ नए रूल्स भी आ गए हैं। हमने सोचा था कि एनबीएफसी को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि निधि जो है ये इट्स अ टाइप ऑफ एनबीएफसी ओनली, लेकिन फिर ये पूरा सेशन इसी में चला जाएगा। एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल जो है ये अपलोड किया है अपने साइट में एप्टी+ के, आप वहाँ पे उसे पढ़ सकते हैं। लिंक जो है उसे हम प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्पेस ब्रिक्स। रिसेंटली इसरो और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के रिसर्चर्स ने एक नया मेथड डेवलप किया है जिसके तहत मार्स की जो सॉइल है उसके ऊपर बैक्टीरिया और यूरिया का यूज करके स्पेस ब्रिक्स बनाई जाएंगी। ये स्पेस ब्रिक्स जो हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में इसका यूज किया जा सकेगा ऑन मार्स। जब ह्यूमन सेटलमेंट वहाँ पे फैसिलिटेट करने की बात होगी कि मार्स में पूरी ह्यूमन सेटलमेंट बसेगी, उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए स्पेस ब्रिक की यूज की जा सकती है। तो इसमें किस तरीके से स्पेस ब्रिक्स बनाएंगे? बेसिकली मार्शियल सॉइल जो है उसे डेवलप किया गया, मार्शियन सॉइल। इसमें गुआर गम का यूज किया गया जिसके ऊपर बैक्टीरिया, स्पोरोसार्सिना पास्ट्यूरी, इसके अलावा यूरिया, इसके अलावा निकल क्लोराइड, इन सारी चीज़ों को मिक्स किया गया और मिक्स करने के बाद जो स्लरी है उस स्लरी को मोल्ड्स में जो है वो पोर किया गया। आफ्टर ए फ्यू डेज क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है दैट कन्वर्ट्स द यूरिया इनटू क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट की जो क्रिस्टल्स हैं ये फिर सीमेंटेड हो जाती है एक साथ बिकॉज ऑफ द बायोपॉलीमर्स विच आर सीक्रेटेड बाय द वेरियस माइक्रोब्स। बायोपॉलीमर्स में आते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीसैकेराइड्स एक्सेट्रा। तो ये जो बायोपॉलीमर्स हैं ये ही दे सीमेंट together the soil particles which are in the form of crystals, calcium carbonate crystals। इस तरीके से स्पेस ब्रिक्स जो हैं वो तैयार हो जाती हैं। ये ब्रिक्स जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि इसके अंदर जो पोर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं और जो पोर्स हैं भी एग्जिस्टिंग उसमें बैक्टीरिया सीप डाउन करके उसको ऑक्यूपाई करके रखते हैं। हमने पता है कि बैक्टीरिया जो है पॉलीमर्स सिक्रीट करते रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि ब्रिक जो है वो इसकी स्ट्रेंथ जो है वो मेंटेन रहते हैं क्योंकि जो बायोपॉलीमर्स हैं दे बाइंड टुगेदर द पार्टिकल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द ब्रिक। एज डिस्कस्ड अर्लियर कि मार्स में अगर सेटलमेंट होता है तो उस टाइम पे ऐसी ब्रिक्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाली हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्रोजेक्ट 75 एंड वार्कशीर। रिसेंटली मुंबई के माझगांव डॉक से स्कॉर्पियन सबमरीन वार्कशीर को लॉन्च किया गया। वार्कशीर जो है ये प्रोजेक्ट 75 के अंदर आती हैं। क्या है प्रोजेक्ट 75? 1999 में प्रोजेक्ट 75 को अप्रूव किया गया था। इसमें क्या हो रहा है कि सबमरीन्स को बनाया जा रहा है इंडिजिनसली इंडिया के अंदर ही, लेकिन इसकी जो टेक्नोलॉजी है इसे ओवरसीज के फर्म से लिया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट के तहत 6 सबमरीन्स हैं अंडर प्रोजेक्ट 75। इसमें ऑलरेडी कुछ डिलीवर हो चुके हैं, कुछ बाकी हैं। क्या क्या है? INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, ये जो है ऑलरेडी कमीशन हो चुके हैं 4। इसके अलावा वागीर जो है ये इसका सी ट्रायल चल रहा है, ये 5th है और अभी ये 6th जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ वार्कशीर।
पेंडेमिक की वजह से थोड़ा डिले हुआ प्रोडक्शन में। तो बेसिकली प्रोजेक्ट 75 के अंदर 6 सबमरीन्स हैं, कलवरी, खंडेरी, करंज, विला, वागशीर और वागीर। वागशीर जो है इसे रशियन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके इंडिजिनसली बनाया गया है। इसकी फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये 67.5 मीटर्स लॉन्ग है और 12.3 मीटर्स हाई है। और ये सबमरीन जब सबमर्ज्ड रहती हैं तब इसकी मैक्सिमम स्पीड, टॉप स्पीड 20 नॉट्स की है, लेकिन जब ये सरफेस में आती हैं तब इसकी टॉप स्पीड है 11 नॉट्स। वागशीर जो है ये एक डीजल अटैक सबमरीन है। इसके कई सारी फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल इसे एंटी सरफेस वॉरफेयर में यूज़ किया जा सकता है, नेवल वॉरफेयर में, बेसिकली एंटी सबमरीन में, इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए, माइंड्स को ले करने के लिए या पूरे एरिया को सर्विलेंस करने के लिए भी वागशीर का यूज़ किया जा सकता है। इट इज़ इनेबल्ड विथ एंटी टॉर्पीडो काउंटर मेजर सिस्टम। जब दुश्मन टॉर्पीडोज को लॉन्च करता है तो उन्हें डिटेक्ट करके उन्हें डिसेबल कर देने की क्षमता रखता है ये वागशीर। एंड इट कैन कैरी, इट इटसेल्फ कैन कैरी अप टू 18 टॉर्पीडोज एंड 30 माइंस को ये प्लेस कर सकता है इन टॉर्पीडोज में। हमें पता है कि एंटी शिप मिसाइल्स या एंटी सबमरीन मिसाइल्स को टॉर्पीडोज कहा जाता है। स्टेल्थ जो है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फीचर माना जाता है इन केस ऑफ सबमरीन्स, क्योंकि अगर दुश्मन को पता चल गया, इतनी नॉइज हुई सबमरीन से, तो फिर क्या फ़ायदा। तो इस वागशीर में सुपीरियर स्टेल्थ फीचर्स हैं जिसमें एडवांस्ड अकोस्टिक अब्जॉर्प्शन टेक्निक्स हैं, लो रेडिएटेड नॉइज लेवल्स हैं, नॉइज लेवल्स रेडिएट कम होंगे ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं, और जो साउंड निकल रहा है उसे भी अब्जॉर्ब कर लेने की क्षमता है वागशीर की। और इसका जो शेप है इसे इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, ऑप्टिमाइज किया गया है कि साउंड जो है वो कम जनरेट होगा। तो वागशीर सबमरीन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है। अभी 12 से 18 महीने के अंदर इसे इंडियन नेवी जो है इंडक्ट कर लेगी। जेम्स वेब टेलीस्कोप, कॉन्टेक्स्ट ये है कि द हिंदू में जेम्स वेब टेलीस्कोप का मेंशन हुआ। जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है ये एक जॉइंट मिशन है नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की। बेसिकली ये एक स्पेस टेलीस्कोप है विच विल सक्सीड दी प्रेजेंट हबल स्पेस टेलीस्कोप। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है ये बेसिकली स्टडी करेगी कि किस तरीके से यूनिवर्स फॉर्म हुआ थ्रू वेरियस फेजेस, इवॉल्व हुआ, सोलर सिस्टम किस तरीके से फॉर्म हुआ, इवॉल्व हुआ। तो ये सारी चीज़ें स्टडी करेंगी, लेकिन स्टडी करने के लिए इंफ्रारेड जो रेडिएशन है इसे स्टडी करना, ऑब्जर्व करना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर टेम्परेचर्स हाई हैं तो इंटरफेरेंस हो जाती है, ऑब्जर्वेशन नहीं किया जा सकता है। इसीलिए स्पेस टेलीस्कोप को बहुत ही ठंडे टेम्परेचर में रखना इम्पॉर्टेंट है। टेलीस्कोप जो है इट विल बी कवर्ड बाय अ सन शील्ड, और ये सन शील्ड जो है इट विल बी मेड अप ऑफ सिलिकॉन कोटेड एंड एल्यूमिनियम कोटेड कैप्टन। क्या है कैप्टन? एक तरीके की पॉलीमर है बेसिकली जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स में स्टेबल रह सकती है। -269 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड्स के बीच में ये स्टेबल रहती है, और इसी से कोटिंग की गई है ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो हमने जो पढ़ा था कि टेलीस्कोप जो है इसे बहुत ठंडे टेम्परेचर में रखने की ज़रूरत है, तो ये पर्पस जो है बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा इससे। टेलीस्कोप की जो मिरर है और इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये -223 डिग्री सेंटीग्रेड्स के टेम्परेचर में रहेंगे बिकॉज ऑफ दिस सन शील्ड। इसके अलावा जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है इसे लैग्रेंज पॉइंट पे रखा जाएगा, बेसिकली L2 पे, लैग्रेंज पॉइंट 2 पे रखा इसे प्लेस किया जाएगा। क्या है लैग्रेंज पॉइंट? लैग्रेंज पॉइंट स्पेस की ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे डिफरेंट जो बॉडीज़ हैं, अर्थ, सन, मून, इनकी जो फोर्सेस हैं ये कैंसिल आउट हो जाती हैं और एक इक्विलिब्रियम सा तैयार हो जाता है। तो कोई अगर कोई स्पेस क्राफ्ट हो या फिर कोई टेलीस्कोप हो, अगर हम इस पोजीशन पे उसको प्लेस करते हैं, पार्क करते हैं, तो सबसे बेहतर कहा जाता है कि ऐसा होता है, क्योंकि ये कोई भी दूसरी जो बॉडी है उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड के इन्फ्लुएंस में नहीं आती। अर्थ हो गया, सन हो गया, तो वो बहुत इजीली वहाँ पे पार्क रहती हैं। अगर स्पेसक्राफ्ट है तो वहाँ पे जो फ्यूल कंजम्पशन है वो भी नहीं लगता, क्योंकि फोर्सेस के अगेंस्ट इसे काम नहीं करना पड़ता। तो इसी को कहते हैं लैग्रेंज पॉइंट। और L2 पे जो है
ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप प्लेस रहेंगी। क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैग्रेंज पॉइंट, इसे हम एक दूसरे सेशन में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी एक बड़ा टॉपिक है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, न्यू ईल स्पीशीज। इंडियन साइंटिस्ट्स ने एक नए ईल स्पीशीज को डिस्कवर किया है फ्रॉम बेसिकली फिश स्पेसिमेंट्स जिन्हें कलेक्ट किया गया था दीघा के मोहना से, जो वेस्ट बंगाल में है। इसके अलावा केरला के हार्बर से भी इन स्पेसिमेंट्स को कलेक्ट किया गया था और वहीं से न्यू जो स्पीशीज है ईल का ये डिस्कवर हुआ है। ये स्पीशीज जो है इट बिलोंग्स टू कॉन्ग्रेड ईल्स ग्रुप एंड इट हैज बीन नेम्ड एज एरियोसोमा इंडिकम। इसकी टोटल लेंथ जो है 362 मिलीमीटर्स की है और ग्रीनिश ब्राउन बॉडी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि डार्क बैंड्स भी हैं इसके ऊपर। एरियोसोमा इंडिकम जो है इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द इंडियन कोस्ट, जो केरला वाटर्स हैं वहाँ पे वेस्ट बंगाल के पास बे ऑफ बंगाल के रीजन में ये मिलता है। एरियोसोमा जो है इंडिकम, इसकी एरियोसोमा जीनस जो है इसकी 7 स्पीशीज हैं एंड इट इंक्लूड्स दी न्यूली आइडेंटिफाइड ईल जिसे इंडियन वाटर्स में पाया गया है। तो इंडियन वाटर्स के रीजन में 7 स्पीशीज, ग्लोबली की बात करें तो 223 स्पीशीज है इस जीनस के अंदर। बेसिकली जब फिशेस को कैच किया जाता है तो उसी में ईल्स भी आ जाते हैं और यहीं से ये डिस्कवरीज हुई हैं। एंड मोस्ट ऑफ द ईल स्पीशीज जो ग्रुप्स हैं दे हैव लेस इकोनॉमिक वैल्यू, उनका कुछ ज़्यादा यूज़ है नहीं एंड दे आर बेसिकली रेयर इन इंडियन वाटर्स। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो जो नई स्पीशीज हैं एरियोसोमा इंडिकम, इसे थ्रेटेंड या एंडेंजर्ड किसी भी कैटेगरी में लिस्ट नहीं किया गया है बाय द IUCN एंड साइट्स ने भी इसे कोई भी दर्जा अभी तक नहीं दिया है। अगली टॉपिक है दाहोड़। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्राइबल पॉपुलेशन को एड्रेस किया इन गुजरात दाहोड़ डिस्ट्रिक्ट। दाहोड़ जो है आप देख सकते हैं गुजरात के ईस्टर्न एरिया में, ईस्टर्न रीजन में ये आता है। एक रिवर है दुधीमती रिवर। दुधीमती रिवर जो है इसी के बैंक्स में दाहोड़ डिस्ट्रिक्ट आता है इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात। इसके अलावा दाहोड़ जो है इट इज सराउंडेड बाय अदर डिस्ट्रिक्ट्स लाइक वडोदरा, झाबुआ, बांसवाड़ा एटसेट्रा। वडोदरा और अहमदाबाद के बीच में ये है दाहोड़ और यहीं पे औरंगजेब का जन्म हुआ था। ये जो रीजन है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में बॉर्डर एरिया में आती है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, जेरूसलेम। अभी रिसेंटली जेरूसलेम के जो अल-अक्सा मॉस्क है यहाँ पे कुछ टेंशन देखने को मिले। 17 से भी ज़्यादा पैलेस्टीनियंस जो है दे वर वुंडेड ड्यू टू क्लैशेस। हमें पता है कि बहुत ही एक डिस्प्यूटेड रीजन है, बहुत ही एक अनरेस्ट भरा ये रीजन है जेरूसलेम, बिकॉज बोथ इज़राइल एंड पैलेस्टाइन दे क्लेम दिस सिटी। जेरूसलेम जो है ये वेस्टर्न एशिया में ही आता है एंड इट इज़ सिचुएटेड ऑन अ प्लेटो इन द जुडेन माउंटेन्स। जुडेन माउंटेन्स जो है ये मेडिटेरेनियन सी और डेड सी के बीच में जो रीजन है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है मेडिटेरेनियन सी, ये है डेड सी और यहीं पे इसके बीच में जो प्लेटो है इसे कहते हैं जुडेन माउंटेन्स एंड इसी के ऊपर स्थित है यहाँ पे जेरूसलेम। जेरूसलेम जो है ये एक होली सिटी है क्योंकि 3 अब्राहमिक रिलीजन्स जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इनके जो तीनों के ही जो होली साइट्स हैं ये जेरूसलेम में मौजूद है एंड द सिटी इट स्ट्रैडल्स द ग्रीन लाइन विच लाइज बिटवीन इज़राइल एंड वेस्ट बैंक। इसके बीच में जो ग्रीन लाइन है यहीं पे जेरूसलेम सिचुएटेड है। पैलेस्टीन भी बोलता है कि ये हमारा कैपिटल है और इज़राइल भी बोलता है। हमें पता है कि डिस्प्यूट जो है ये काफ़ी लॉन्ग रनिंग है। जेरूसलेम जो है इससे 1981 में ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया गया था। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ओल्ड सिटी एंड इट हैज़ बिन ऑन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर। बोथ वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर है बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन बिटवीन
इज़राइल एंड पैलेस्टाइन। तो 81 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया और एक साल बाद 82 में ही फिर से इसे वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर भी डिक्लेयर कर दिया गया। इस रीजन में कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस को देखना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल गोलन हाइट्स हो गया, हमें पता है, वेस्ट बैंक, डेड सी, टेल अवीव, जेरूसलेम, गाजा स्ट्रिप विच इज़ कंट्रोल्ड बाय द हमास। फिर यहाँ पे कौन सी कंट्रीज किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये देखना इम्पोर्टेंट है। अगली टॉपिक है अर्थ डे। रिसेंटली अर्थ डे को ऑब्जर्व किया गया। हर साल 22 अप्रैल को अर्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ द बर्थ ऑफ मॉडर्न एनवायरमेंटल मूवमेंट जो 1970 में स्टार्ट हुई थी। एंड बेसिकली इट इज़ एन एनुअल इवेंट दैट डेमोन्स्ट्रेट्स सपोर्ट फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। 1970 में पहली बार अर्थ डे को ऑब्जर्व किया गया एंड नाउ इट इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ इवेंट्स जिसमें पूरी ग्लोबल कोऑर्डिनेशन रहती है। फॉर एग्जांपल earthday.org जो है इसे एस्टैब्लिश किया गया है एंड इट इंक्लूड्स 1 बिलियन पीपल अक्रॉस 193 कंट्रीज। 2022 की बात करें तो ऑफिशियल थीम थी इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। ओरिजिन की बात करें तो जैसा कि हमने देखा कि सबसे पहले 1970 में अर्थ डे को सेलिब्रेट किया गया एंड वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स व्हेन पीपल टुक टू स्ट्रीट्स टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सांता बारबरा ऑयल स्पिल। ये 1969 में हुआ था ये ऑयल स्पिल, जिससे थाउजेंड्स ऑफ सी बर्ड्स, डॉल्फिन, सील्स और सी लायंस, इन सब ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो गई थी और इसी के प्रोटेस्ट में ये पहली बार अर्थ डे ऑब्जर्व किया गया था इन 1970। सो अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो अर्थ डे सेलिब्रेशंस दे हैव प्लेड अ क्वाइट बिग रोल इन रेजिंग अवेयरनेस अराउंड एनवायरमेंटल इश्यूज। तो अर्थ डे इज अ रिमाइंडर to protect the environment, restore damaged ecosystems and to live a more sustainable life. The next topic is Vaquita porpoise. Vaquita porpoise जो है ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में मिलती है मेक्सिको की और इसकी पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा ड्विंडल हो रही है अभी। इट इज़ नियरिंग एक्सटिंक्शन और इसीलिए अभी इसको बचाने के लिए कई सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं। क्या है वैक्यूटा पोर्पोइस? वैक्यूटा पोर्पोइस वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट सिटैशिया है। सिटैशियन ग्रुप ऑफ मैमल्स में आते हैं वेल्स, डॉल्फिन्स, पोर्पोइसेस। बेसिकली ये एक्वेटिक मैमल्स हैं। तो एनी हाउ वैक्यूटा पोर्पोइस जो है ये स्मॉलेस्ट है अगर हम कंपेयर करें विथ अदर मैमल्स, एक्वेटिक मैमल्स, फॉर एग्जांपल किसी और वेल, डॉल्फिन के साथ। एंड ये सिर्फ गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में ही मिलता है मेक्सिको के। ये 1500 स्क्वायर किलोमीटर का जो भी एरिया है सिर्फ यहीं पे ये मिलता है। एंड इसकी 98% of the population of Vaquita porpoise has declined in the last 2 decades. In last 20 years only 98% population इसकी dwindle हो चुकी है। और इन टर्म्स ऑफ नंबर्स की बात करें तो 1999 में 570 वैक्यूटा पोर्पोइसेस थे, लेकिन अभी 2019 तक अगर हम देखें तो ये गिर के आ चुका है सिर्फ 10 वैक्यूटा पोर्पोइस तक। इसकी जो हेड होती है वो राउंडेड होती है विथ ब्लैक पैचेस अराउंड इट्स माउथ एंड आईज। हम यहाँ पे देख सकते हैं इस इमेज में। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है अंडर द IUCN रेड लिस्ट। अगली टॉपिक है ब्रिक्स मीट। जून के एंड में ब्रिक्स की मीटिंग होने की बात है और इंडिया ने अग्री किया है कि वर्चुअल समिट को इंडिया अटेंड करेगी विद द लीडर्स ऑफ द अदर कंट्रीज। लास्ट ईयर 2021 में ब्रिक्स के समिट को इंडिया ने होस्ट किया था विच वॉज held of course virtually due to the pandemic situation and was attended by all the 5 leaders. लेकिन इस साल की जो summit है this will be hosted by China और and this is the first time when China will be hosting the BRICS summit after the tensions that broke out at the line of actual control between India and China. BRICS की हम बात करें तो इट इज़ एन इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ
states, and it comprises of course, Brazil, Russia, India, China and South Africa. हिस्ट्री की बात करें तो ब्रिक टर्म जो है इसे सबसे पहले 2001 में जिम ओनील ने कॉइन किया था. जिम ओनील उस टाइम पे गोल्डमैन सैश एसेट मैनेजमेंट जो इन्वेस्टमेंट बैंक है, मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक, उसके चेयरमैन थे. एंड ही कॉइंड द टर्म इन हिज पब्लिकेशन बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक्स. इसमें एस स्मॉल था उस टाइम पे, 4 ही कंट्रीज थी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना. फिर उसके बाद इसकी पहली जो समिट हुई ब्रिक्स की मीटिंग, ये रशिया के येकातेरिनबर्ग में हुई इन द ईयर 2009. फर्स्ट जो फॉर्मल समिट हुई वो. उसके बाद इन द ईयर 2010 साउथ अफ्रीका जो है उसने इस ग्रुप को ज्वाइन किया और फिर इसका पूरा जो एक्रोनिम वो हो गया ब्रिक्स से ब्रिक्स. ब्रिक्स कंट्रीज ने मिलके 2015 में एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक को भी एस्टैब्लिश किया जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक. इसे ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है. एंड इसकी जो हेडक्वार्टर है एनडीबी की, ये चाइना के शंघाई में है और इसकी जो फर्स्ट रीजनल ऑफिस है ये साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो मेंबर्स हैं उसमें ब्रिक्स तो आते ही हैं, उन्होंने ही इसे फॉर्म किया है, दैट इज़ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका. लेकिन 2021 में कुछ और मेंबर्स ने इसे ज्वाइन किया और उसमें हैं बांग्लादेश, इजिप्ट, यूएई और उरुग्वे. तो अभी एनडीबी के मेंबर्स हैं ब्रिक्स प्लस बांग्लादेश, इजिप्ट, यूएई और उरुग्वे. इनकी ऑफिशियल जो लैंग्वेज है ये इंग्लिश ही है. और इस बैंक का मेन एम जो है ये ब्रिक्स की कंट्रीज़ के अलावा दूसरी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसके लिए फंड्स को मोबिलाइज करना, रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना, यही मेन एम है इस मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक का. इसमें पब्लिक प्रोजेक्ट्स, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स सबको ही ये बैंक सपोर्ट करेगी थ्रू लोन्स, गारंटीज, इक्विटी पार्टिसिपेशन एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. 2 फैक्चुअल स्टफ है. एक है लास्ट ईयर जो ब्रिक्स की समिट हुई थी इंडिया में, दैट वाज द 13th ब्रिक्स समिट. इस साल जो होने वाला है वो 14th होगा. और इसके अलावा जो न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स के अंदर इस्टेब्लिश की गई है, इसको ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी जिसे कहते हैं, पहली बार इसको न्यू डेवलपमेंट बैंक को क्रिएट किया गया था फोर्टालेजा समिट के बाद. 2014 की फोर्टालेजा समिट हुई थी ब्राज़ील में और उसके बाद ही न्यू डेवलपमेंट बैंक को एस्टैब्लिश किया गया था. और नॉट ओनली दैट, इन द फोर्टालेजा समिट कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट को भी क्रिएट किया गया था. जिस तरीके से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के इश्यूज को एड्रेस करती है, उसी तरीके से इसकी एक ऑल्टरनेटिव को निकालने के लिए ब्रिक्स ने ये ब्रिक्स कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट को एस्टैब्लिश किया. फोर्टालेजा समिट 2014 के बाद ही ये हुआ. इट्स अ फ्रेमवर्क फॉर द प्रोविजन ऑफ टू सपोर्ट लिक्विडिटी एंड प्रिकॉशनरी इंस्ट्रूमेंट्स. जो भी शॉर्ट टर्म बीओपी प्रेशर्स होते हैं उन्हें एड्रेस करने के लिए इस कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट को एस्टैब्लिश किया गया इन द ईयर 2015. अगली टॉपिक है कोस्ट ऑफ गेब्स. पिछले कुछ सालों में कोस्ट ऑफ गेब्स एरिया में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन को देखा गया है. दिस इज बिकॉज यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैं इस जगह में कई सारे, एंड दे हैव बीन डंपिंग वेस्ट इनडायरेक्टली इनटू द सी. गल्फ ऑफ गेब्स जो है इस लोकेशन में है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज लेसर सिर्टिस. जो ग्रेटर सिर्टिस है वो लीबिया रीजन में आती है और लेसर सिर्टिस जो है ये टूनीशिया के एरिया में आती है ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ टूनीशिया इन द मेडिटेरेनियन सी. लोकेशन यहाँ पे है गल्फ ऑफ गेब्स की, ठीक टूनीशिया की ईस्ट में. नीचे जेरबा आइलैंड और ऊपर किरकिन्ना आइलैंड आ रहा है. ये है लीबिया की त्रिपोली. और ये गल्फ ऑफ गेब्स जो है पूरी तरीके से ये इसके नीचे कॉन्टिनेंटल शेल्फ है एंड दिस इज ऑफ अफ्रीकन प्लेट. The next topic is National Monuments Authority and
वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। रिसेंटली नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी ने वर्ल्ड हेरिटेज डे को सेलिब्रेट करने के लिए एक इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। सबसे पहले देखते हैं नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आती है एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स AMASR एक्ट 2010। नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी की जो एम है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो क्या है? पहली है कि इट वर्क्स फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। दूसरी है जो भी सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं उनका मैनेजमेंट बिकॉज दे आर प्रोहिबिटेड एंड दे आर रेगुलेटेड एरियाज। और तीसरा है कि जो भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनकी परमिशन के लिए उसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये इवैल्यूएट करना इन द रेगुलेटेड एंड प्रोहिबिटेड एरियाज। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेरिटेज डे। हर साल 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट किया जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड। इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, इसी को फॉर्मली वर्ल्ड हेरिटेज डे कहा गया है। 2022 के वर्ल्ड हेरिटेज डे की जो थीम है वो थी हेरिटेज एंड क्लाइमेट। 1983 में सबसे पहले यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज डे या फिर इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स को अप्रूव किया। द मेन एम इज टू प्रमोट अवेयरनेस रिगार्डिंग द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। और इसके अलावा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू promote the protection and conservation of these heritage sites because they are highly vulnerable. India में ऐसी 40 monuments and sites हैं which are designated as UNESCO World Heritage Sites. सबसे ज़्यादा जिस कंट्री के पास वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उसमें आते हैं इटली, 58. इटली इज फॉलोड बाय चाइना, देन जर्मनी, फ्रांस, स्पेन एंड देन इंडिया। इंडिया की जो 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, एक बार लेट्स हैव अ लुक एट देम वंस। पहला है अजंता केव्स, ये महाराष्ट्र में है, 83 में इसे असाइन किया गया था। फिर है एलोरा, ये भी महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है आगरा फोर्ट, ताजमहल आगरा में। सन टेम्पल ओडिशा में। महाबलीपुरम मॉन्यूमेंट्स तमिलनाडु। काजीरंगा नेशनल पार्क असम। केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान। मानस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी असम। चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। मॉन्यूमेंट्स ऑफ खजुराहो मध्य प्रदेश। मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी कर्नाटका। फतेहपुर सिकड़ी आगरा। एलिफेंटा केव्स महाराष्ट्र। चोला टेम्पल्स तमिलनाडु। पट्टडक्कल मॉन्यूमेंट्स कर्नाटका। सुंदरबंस नेशनल पार्क बंगाल। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क उत्तराखंड। देन मॉन्यूमेंट्स ऑफ बुद्धा मध्य प्रदेश के सांची में। हुमायूंस टुम्ब दिल्ली में। कुतुब मीनार दिल्ली में। माउंटेन रेलवेज ऑफ दार्जिलिंग ऑल्सो कालका शिमला एंड नीलगिरी। महाबोधि टेम्पल बिहार में है। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स जो मध्य प्रदेश में है। शिवाजी टर्मिनस महाराष्ट्र की। चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क गुजरात की। रेड फोर्ट दिल्ली की। जंतर मंतर दिल्ली की। वेस्टर्न घाट्स जो फैला हुआ है गोवा कर्नाटका केरला तमिलनाडु और महाराष्ट्र के बीच में। हिल फोर्ट्स की बात करें राजस्थान रानी की बाव गुजरात। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। नालंदा बिहार। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम। आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ले कॉर्बुसियर ये चंडीगढ़ में है। देन है हिस्टोरिक सिटी अहमदाबाद की। विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको इंसेम्बल्स मुंबई की। 2018 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का डेजिग्नेशन दिया गया। फिर पिंक सिटी है जयपुर की 2019 में। काकातीया रुद्रेश्वर टेम्पल रामप्पा टेम्पल तेलंगाना की 2021 में। और ढोलावीरा गुजरात की, इसे भी 2021 में असाइन किया गया। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। रिसेंटली NIA या नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ इंडिया ने कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव ये एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, ट्राइलैटरल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बिटवीन 3 कंट्रीज इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। इसके जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है
सिक्योरिटी कोऑपरेशन, मैरीटाइम सेफ्टी सिक्योरिटी को इंश्योर करना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना, काउंटर टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी। तो इंडियन ओशन रीजन में जो भी रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, चैलेंजेस हैं, उनसे निपटने के लिए कई सारे स्टेप्स लिए जाते हैं इन दिस कॉन्क्लेव बाय दिस 3 कंट्रीज, इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। इसमें नार्को ट्रैफिकिंग तक आता है, इसमें वायलेंट एक्सट्रीमिज्म, फिशरीज, पायरेसी, इन सब चीज़ें को भी कवर किया जाता है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी है और रेडिकलाइजेशन, मैरीटाइम सेफ्टी सिक्योरिटी और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ। अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है या कोई इश्यूज होते हैं तो उस टाइम पे इसके लिए भी किस तरीके से ह्यूमैनिटेरियन एड दिया जाएगा इन टू द कंट्रीज इन द इंडियन ओशन रीजन, इन सब के ऊपर भी डिस्कशन होते हैं और एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है इन दिस कॉन्क्लेव। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, पार बॉइल्ड राइस। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने तेलंगाना से एक्सेस ऑफ जो पार बॉइल्ड राइस है उसे परचेज करने के लिए मना कर दिया है। तेलंगाना इज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ पार बॉइल्ड राइस। क्या है पार बॉइल्ड राइस? पार बॉइल्ड यानी पार्टली कुक्ड बाय बॉइलिंग। तो क्या है पार बॉइल्ड राइस? राइस जब पार्शियली इसको बॉईल किया जाता है एट द पैडी स्टेज इटसेल्फ, मिल में जाने से पहले ही, जब उसकी आउटर कोटिंग रहती है उस टाइम पे ही जब उसको पार्शियली बॉईल किया जाता है, उसके बाद जो राइस रहता है उसी को कहते हैं पार बॉइल्ड राइस। ये कोई नई प्रैक्टिस नहीं है, इट हैज़ बिन फॉलोड इन इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम्स। और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या फिर फूड मिनिस्ट्री ने पार बॉइल्ड राइस की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दी है, बट दिस प्रैक्टिस इज गोइंग ऑन। पार बॉइलिंग की कई सारी प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट जो स्टेट्स हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, डिफरेंट जो प्रोसीजर्स हैं उन्हें फॉलो करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैसूर की सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो मैसूर एक मेथड फॉलो करता है जिसमें पैडी को सोक किया जाता है इन हॉट वाटर फॉर 3 आवर्स। एंड एक और कॉमन मेथड है जिसमें पैडी को सोक किया जाता है फॉर 8 आवर्स। आफ्टर दैट द वाटर इज ड्रेन्ड एंड द पैडी इज स्टीम्ड फॉर 20 मिनट्स। सो उसके बाद पैडी को फिर ड्राई भी किया जाता है इन दिस शेड एंड इन दिस केस द मेथड विच इज़ फॉलोड बाय मैसूर, उसमें स्पेशली इसको ड्राई किया जाता है अंडर दिस शेड एंड इट इज़ देन सन ड्राइड बिफोर गेटिंग रिलीज इन द मार्केट। सिमिलरली अगर हम पैडी प्रोसेसिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें थंजावुर की, तो वहाँ पे एक दूसरी मेथड फॉलो होती है जिसके कहते हैं क्रोमेट सोकिंग प्रोसेस। इसमें क्रोमेट जो एक तरीके का सॉल्ट है इसे यूज़ किया जाता है एंड दिस ऑल्सो रिमूव्स द ओडर, जो बैड स्मेल होता है वेट राइस की, इसे भी ये दूर कर देता है। तो इसमें भी सारे ही स्टेजेस रहते हैं, सोकिंग इन हॉट वाटर, देन स्टीमिंग एंड देन ड्राइंग। उसके बाद सारे स्टेजेस के बाद पैडी को मिलिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ पे उसका पूरा आउटर जो कोटिंग है, हस्क है, वो पूरा निकल के जो राइस है वो तैयार हो जाता है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट कि क्या सारी वेराइटीज़ ऑफ राइस जो हैं आर द सूटेबल फॉर पार बॉइलिंग? सो जनरली येस, ऑल द वेराइटीज़ कैन बी प्रोसेस्ड इनटू पार बॉइल्ड राइस। पर जो लॉन्ग स्लेंडर राइस वेराइटीज़ होती हैं दे आर आइडियल फॉर पार बॉइलिंग बिकॉज ब्रेकेज प्रिवेंट होता है अगर लॉन्ग ग्रेन्स वाली राइस को यूज़ किया जाए, क्योंकि मिलिंग के दौरान अदरवाइज ब्रेकेज होने की चांसेस ज़्यादा रहती है। ऑल्सो जो एरोमेटिक वेराइटीज़ हैं, फॉर एग्जाम्पल बासमती राइस, दे शुड नॉट बी पार बॉइल्ड बिकॉज पार बॉइलिंग करने से जो एरोमेटिक राइस है उसकी जो एरोमा है वो निकल जाती है, वो उसका लॉस हो जाता है। पार बॉइलिंग की वैसे काफ़ी सारी बेनिफिट्स हैं, देखते हैं क्या है। पहली है कि ये राइस को बहुत ज़्यादा और भी टफ बनाता है, स्ट्रॉन्गर बनाता है ग्रेन्स को। नेक्स्ट है इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ द राइस कर्नल ब्रेकिंग ड्यूरिंग मिलिंग के दौरान जो टूटने की राइस की जो टेंडेंसी होती है, चांसेस होते हैं, इसे भी ये कम करती हैं।
पार बॉईल करने पे राइस की जो न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है वो इंक्रीज कर जाती है एंड ऑल्सो राइस बिकम्स रेजिस्टेंट टू मेनी इंसेक्ट्स एंड फंजाई। इसके अलावा मिलिंग के दौरान रिमूवल ऑफ हस्क जब होती है राइस ग्रेन्स से, तो उसके टाइम पे कई सारे न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाता है। बट अगर पार बॉईल किया हुआ राइस है तो मिलिंग के दौरान लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी कम होगा। सिमिलरली राइस को कुक करने से पहले जब वॉश किया जाता है तो उस टाइम पे बहुत सारा वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स जो है उसका लॉस हो जाता है। लेकिन अगर राइस पार बॉइल्ड है तो रॉ राइस के कंपैरिजन में लॉस ऑफ सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स जो है वो कम होगा। पार बॉइल्ड राइस इज ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन एंड कैल्शियम। वाइट राइस के कंपैरिजन में पार बॉइल्ड राइस की जो कैलोरीज हैं वो कम है, कार्बोहाइड्रेट्स कम है, फाइबर ज़्यादा है, प्रोटीन भी ज़्यादा है एंड इट इज़ अ हेल्थियर ऑल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल वाइट राइस। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फॉर एग्जांपल पार बॉइल्ड राइस जो है ये डार्कर होते हैं इन कलर एंड ऑल्सो दे माइट स्मेल अनप्लेजेंट एट टाइम्स। अनदर फैक्टर इज कॉस्ट। पार बॉइल्ड राइस की जो मिलिंग यूनिट होती है इसको एस्टैब्लिश करने के लिए हायर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है इन कंपैरिजन टू रॉ राइस मिलिंग यूनिट। पार बॉइल्ड राइस की डिमांड की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द फूड मिनिस्ट्री अभी द डिमांड फॉर पार बॉइल्ड राइस हैज़ कम डाउन इन द recent years. Moving to the next topic, commemorative stamps. Context देखते हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव जी के ऑनर में एक कॉमेमोरेटिव स्टैम्प रिलीज होने की बात थी, लेकिन ऑफिशियल रिलीज होने से पहले ही स्टैम्प जो है वो लीक हो गई। तो कॉमेमोरेटिव स्टैम्प्स जो है वो किन सब्जेक्ट्स में या किस किस केस में इसे इशू किया जाता है। पहले है जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उन्हें मार्क करने के लिए कॉमेमोरेटिव स्टैम्प्स को इशू किया जाता है। किसी भी फील्ड की जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है उनके ऑनर में कॉमेमोरेटिव स्टैम्प रिलीज किया जाता है, जैसे इस केस में हमने देखा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव जी। फिर एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर, नेचुरल जो एनवायरनमेंट है उसकी जो एस्पेक्ट्स हैं उन्हें, इसके अलावा एनवायरमेंटल इश्यूज को हाईलाइट करने के लिए भी स्टैम्प को रिलीज किया जाता है। कोई रेयर फ्लोरा फौना एनिमल्स प्लांट्स हैं उन्हें भी पोर्ट्रे करने के लिए इन स्टैम्प्स को रिलीज किया जाता है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को हाईलाइट करने के लिए, नेशनल या कोई इंटरनेशनल मेजर इशू है उसे हाईलाइट करने के लिए, इनफैक्ट गेम्स जो हैं उन्हें भी हाईलाइट करने के लिए स्टैम्प्स को इशू किया जाता है। लेकिन किसी भी कॉमेमोरेटिव स्टैम्प को रिलीज नहीं किया जा सकता, फॉर्मल रिलीज जो फंक्शन है उसकी वो तभी की जा सकती है अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स ने प्रायर अप्रूवल दिया है। तो कॉमेमोरेटिव स्टैम्प्स जो हैं वो इंडिया के फिलैटली ब्यूरो में या फिर किसी ने अगर फिलैटली डिपॉजिट अकाउंट स्कीम के अंदर एनरोल कर रखा है, खोल रखा है ऐसा अकाउंट, तो वहाँ पे ही ये मिलेगा बिकॉज दीज कॉमेमोरेटिव स्टैम्प्स दे आर प्रिंटेड इन लिमिटेड क्वांटिटीज। 1941 में इंडिया की पहली फिलैटलिक ब्यूरो आई बॉम्बे में, उसके बाद कई सारे फिलैटलिक ब्यूरोज आ गए। फिलैटलिक डिपॉजिट अकाउंट स्कीम ये प्रोविज़न जो है ये आया 1965 में। इसके अंदर जो भी कस्टमर्स हैं जिन्होंने डिफरेंट ब्यूरोज में जाके अपना डिपॉजिट अकाउंट स्कीम खोल रखा है उन्हें कई सारी चीज़ों का लाभ मिलता है। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट डे कवर्स होते हैं वो इन्हें मिलते हैं। इसके अलावा जो स्पेशल इश्यूज़ होते हैं, स्टैम्प इश्यूज़ या कॉमेमोरेटिव इश्यूज़ स्टैम्प्स, ये भी इन्हें अवेल हो जाते हैं ईजिली। सो दीज आर दी एडवांटेजेस। कॉमेमोरेटिव स्टैम्प्स जो हैं वो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटीज़ में इन्हें प्रिंट किया जाता है। कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प इशू करने के लिए जो गाइडलाइंस हैं उन्हें देख लेते हैं। पहली तो है कि इंडिया का कोई भी सिटीजन ये प्रपोजल लेके जा सकता है कि कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प को इशू करवाना है। एक साल में 50 से ज़्यादा कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प्स को इशू नहीं किया जा सकता, और अगर स्टैम्प्स पर्सनालिटीज़ के ऊपर है तो मैक्सिमम 10% एक साल में, उससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता। एनुअल स्टैम्प इशू प्रोग्राम होता है हर साल। इसमें सब कुछ अनाउंस किया जाता है कि कितने कॉमेमोरेटिव स्टैम्प्स जो है वो रिलीज़ किए जाएंगे,
कौन कौन सब्जेक्ट्स में, थीम्स में, एक्सेट्रा. तो इट रिफ्लेक्ट्स द रीजनल, कल्चरल, एथनिक एंड जेंडर बैलेंस. Also, the denominations of the postage stamps shall be in accordance with the domestic and international postal tariffs. जो postal tariffs हैं वो इसके ऊपर imposed होते हैं. हमने पहले देखा है कि commemorative postage stamps they are issued on various subjects, themes, institutions, personalities and events of national and international stature. तो इसमें एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है नोट करने की कि स्टैम्प की जो डिज़ाइन है इट इज़ डिसाइडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स. एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई स्टैम्प निकलता है तो वो एक ही बार निकल सकता है. इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं. फॉर एग्जांपल जो थीमेटिक सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें कई सारी टॉपिक्स की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ट्रांसपोर्ट, फ्लोरा एंड फौना, इन सब केसेस में, या फिर चिल्ड्रंस डे, फाइलेटली डे, या ग्रीटिंग्स जो होते हैं सीजनल पूरे साल में, इन सब के लिए जब स्टैम्प्स इशू किया जाता है तो वहाँ पे मल्टीपल टाइम्स एक ही टॉपिक में हो सकता है, एक ही थीम में, एनवायरनमेंट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया. बट अगर कोई पिन पॉइंटेड एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए एक ही बार इशू किया जा सकता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि कोई भी स्टैम्प लिविंग पर्सनालिटी के ऊपर इशू नहीं किया जा सकता. जिन पर्सनालिटीज़ के ऊपर स्टैम्प रिलीज़ किया जाता है वो डेफिनेटली नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के होने चाहिए, और उनकी बर्थ सेंचुरी या फिर 10th, 25th, 50th या 100th डेथ एनिवर्सरी होती है, जो इन ओकेशंस में, ये सारे इन ओकेशंस को कॉमेमोरेट करने के लिए स्टैम्प्स रिलीज़ की जाती है. जनरली जो स्टैम्प्स होते हैं दे कैन बी इशूड ओनली आफ्टर 10 years आफ्टर एन इंडिविजुअल्स डेथ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि डेथ के 10 years बाद ही ये होती है. कोई बिल्डिंग है या फिर कोई मॉन्यूमेंट है, उसके 125th एनिवर्सरी या 150th एनिवर्सरी में भी इसको सेलिब्रेट करने के लिए कॉमेमोरेटिव स्टैम्प को रिलीज़ किया जा सकता है. रिलीजियस सिंबल्स, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस विद द नेम ऑफ पर्सनैलिटीज़ विल नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड इन द डिज़ाइन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स कि महाराजा समथिंग, ये प्रीफिक्सेस या फिर ये सारे अलाउड नहीं हैं. रिलीजियस सिंबल्स भी अलाउड नहीं हैं. डिज़ाइन एक बार अप्रूव हो गया तो उसके बाद डिज़ाइन को चेंज नहीं किया जा सकता स्टैम्प पे. स्टैम्प्स में कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर्स अलाउड हैं, कौन से सब्जेक्ट्स प्रोहिबिटेड हैं, किसी भी स्टैम्प को के प्रपोजल को कंसिडर करने की क्या प्रोसीजर है, रिलीज़ के मामले में, इशू के मामले में जो भी डिसीशंस हैं, इनफैक्ट कितने टाइम तक एक स्पेशल स्टैम्प या कॉमेमोरेटिव स्टैम्प सेल में रहेगा, ये सारी जो डिसीशंस हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स ले सकती हैं. सिर्फ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, डिस्कस कर लेते हैं. आपको बताना है कौन से ट्रू है, कौन से फॉल्स. नंबर 1, निधि कंपनीज आर रेगुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विच इज ऑल्सो एम्पावर्ड टू इशू डायरेक्शंस टू देम इन मैटर्स रिलेटिंग टू देयर डिपॉजिट एक्सेप्टेंस एक्टिविटीज. नंबर 2, Dudhimati river is located in Madhya Pradesh. Number 3, parboiling decreases the nutrient value of the rice. 4, proposals for the issue of commemorative postage stamps may be sent by any citizen of India. Number 5, the James Webb Space Telescope is a joint NASA-JAXA space telescope. Number 6, Project 75 is a plan approved in 1999 for indigenous submarine construction with technology taken from the overseas firms. Number 7, Ramappa Temple of Karnataka is a World Heritage Site. Number 8, Colombo Security Conclave is a security framework between India and Sri Lanka. Number 9, Vaquita porpoise is the world's smallest cetacean and the most endangered marine mammal. Number 10, the Gulf of Gabes is a gulf on east coast of Australia. With this we come to an end of this session. कुछ और टॉपिक्स हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीक कवर करेंगे. थैंक यू सो मच.